हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, यह हमारी कक्षा 9 हिंदी की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास लिया था, जिसमें हमने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास शुरू किया है। गद्य साहित्य के इतिहास में आपको केवल 2 ही युग पढ़ना है। पहला आपका है भारतेंदु युग, दूसरा आपका है द्विवेदी युग, जिसमें से हमने आपको इससे पहले भारतेंदु युग के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आज हम पढ़ेंगे आपका द्विवेदी युग। हमने भारतेंदु युग पढ़ लिया था पिछले ही वीडियो में। ये हमारा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग 2 ही युग हमको पढ़ने थे, तो इसमें से भारतेंदु युग को हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं, आज हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ते हैं। द्विवेदी युग ये स्टार्ट हुआ यहाँ से। द्विवेदी युग आप सभी जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग हेडिंग लगाइए द्विवेदी युग। यहाँ से पहला प्रश्न बनता है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? तो आपके समक्ष ये लिखी गई है द्विवेदी युग की समय सीमा कि सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। यहाँ से आपको एक प्रश्न और मिलेगा, यहाँ पर जो दोहे की तरह लिखा गया है, इसको आप पढ़ लीजिए आराम से। लिखा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा, सरस्वती पत्रिका से हुआ खड़ी बोली का स्तंभ खड़ा। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि द्विवेदी युग का नाम किनके नाम से पड़ा है? तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। पूछ लिया जाए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ कि द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से पड़ा और सरस्वती पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी ने किया। अब चलते हैं, हम द्विवेदी युग के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि द्विवेदी युग के बारे में मतलब पढ़ना क्या है। द्विवेदी युग जिस समय 1919 से 1918 के बीच का जो काल रहा वह कैसा रहा, किन किन परिस्थितियों से गुजरा, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। सरस्वती पत्रिका का संपादन लिखा गया है, सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार 1903 ईस्वी से ग्रहण किया। इसका कहने का मतलब है कि 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ग्रहण किया। उससे पहले इसका संपादन कोई और कर रहा था। अगला कहा गया इसमें कि इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य साहित्य में प्राचीनता का आवरण नवीनता से हटा दिया। प्राचीनता का जो आवरण था, यानी जो पुरानी बातें का आवरण था, यानी कि उसका आवरण का मतलब होता है जिससे किसी चीज़ को घेरा जाए, तो उसको नवीनता से हटा दिया था। नवीनता मतलब नया, प्राचीनता मतलब पुराना। पुराना आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, किसी चीज़ को ढकना आवरण कहा जाता है। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को व्याकरण युक्त, परिमार्जित, साहित्यिक त्रुटियों से दूर और परिष्कृत का मतलब होता है सुधारा हुआ करके साहित्य जगत के लिए अविस्मरणीय, मतलब जो विस्मरणीय हो, जो विस्मरणीय न अविस्मरणीय हो। इस युग की इतिवृत्तात्मकता, उसके देखिए आपको ब्रैकेट में उसका अर्थ भी लिखा गया है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ होता है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। आख्यान को ही व्याख्यान कहते हैं, व्याख्यान की जो प्रधानता होती है उसको कहते हैं इतिवृत्तात्मकता का विशेष ध्यान दिया गया है। किसमें? तो आपके द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में 2-3 चीज़ें हैं। जैसे द्विवेदी युग में कहा गया कि इसमें खड़ी बोली को व्याकरण से युक्त बनाया गया, परिमार्जित बनाया गया, परिष्कृत किया गया, यानी कुछ सुधार किया गया। इस सब को करके इसको हिंदी जगत में अविस्मरणीय किया गया, यानी जो हरदम याद किया जाए। और इसमें इतिवृत्तात्मकता है, यानी कि आख्यान की प्रधानता भी है। इस चीज़ का इसमें क्या किया गया है? तो विशेष ध्यान दिया गया है। किसमें? तो द्विवेदी युग में। द्विवेदी जी ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के समर्थक थे, यानी कि जो आपके द्विवेदी जी थे, द्विवेदी जी का कहने का मतलब है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी से है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के समर्थक थे। गद्य और पद्य रचनाओं में खड़ी बोली के पूर्णतः प्रयोग के लिए द्विवेदी जी ने हरिऔध जी को, मैथिली शरणगुप्त जी को आदि रचनाकारों को प्रेरित किया है। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त ये किस युग के कवि हैं? तो आपको याद रखना है ये द्विवेदी युग के कवि हैं। हरिऔध जी और मैथिली शरणगुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं।
द्विवेदी युग के लेखकों में राष्ट्रीय चेतना प्रबल थी। यानी कि जो द्विवेदी युग के कवि थे इनके अंदर राष्ट्र की भावना प्रबल थी, उनकी जो चेतना थी वह बहुत ही प्रबल थी। प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली थी, यानी कि उनके अंदर वो जोश बहुत हाई था, अंग्रेजी में बोले तो। इस युग में अंधविश्वास, कुरीतियों आदि के विरोध में लेखकों के विचार कलम से पन्नों तक उतर गए थे। कहने का मतलब है द्विवेदी युग में जो आपका अंधविश्वास था, कुरीतियाँ थी, ये जो हमारे बाह्य आडंबर फैले हुए हैं उनका बराबर से विरोध किया गया। विरोध किस प्रकार किया गया? तो कलम से अपने पन्नों पर लिख करके इसका विरोध किया गया। कलम से पन्नों पर लिखने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वैसे लिख दिए, अपनी रचनाओं के माध्यम से उसका विरोध किया। जितने कवि लोग थे वो आराम से अपनी रचना लिखते थे, अपने कलम के माध्यम से उसका विरोध किया था। किसका? तो अंधविश्वास और कुरीतियों का, जिससे समाज में राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का मतलब होता है उसका उदय हुआ। किसका? तो राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का आविर्भाव हुआ। इस युग की जो पत्र पत्रिकाएं हैं आप उसको जरूर ध्यान दे दीजिए। हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको ये पत्र पत्रिकाएं स्पष्ट दिखाई दें। कौन कौन सी पत्रिका है? एक है सरस्वती पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, समालोचक पत्रिका, माधुरी पत्रिका। ध्यान से देखिए, सरस्वती पत्रिका, मतलब पत्रिका, समालोचक पत्रिका और माधुरी पत्रिका। इसके अलावा भी दो चार पत्रिकाएं और हैं, उसको देखते हैं जूम करके थोड़ा। एक है सुदर्शन पत्रिका, लिखा गया है सुदर्शन पत्रिका। आदि ये पत्रिकाएं प्रमुख रही हैं इस युग की, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वह है सरस्वती पत्रिका। जो सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका से कहानी का प्रादुर्भाव हुआ है। देखिए सरस्वती जो पत्रिका है इसी से ही आपका जो कहानी विधा है उसका प्रादुर्भाव हुआ, यानी उसका उदय हुआ था। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य की विख्यात कथा कृतियाँ और आंग्ल भाषा की प्रसिद्ध कथाओं में इस पत्रिका ने अनुवाद को प्रकाशित किया था। तो यहाँ से थोड़ा फिर समझ लीजिए आप लोग कि सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य की विख्यात तथा कृतियाँ और आंग्ल भाषा की जो प्रसिद्ध कथा थी इसी पत्रिका में उसका अनुवाद किया गया था, क्योंकि वो संस्कृत में थी तो उसका अनुवाद किसमें किया गया था? सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में ही उसका अनुवाद किया गया था। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद, तत्पश्चात का मतलब होता है उसके बाद, उसके बाद चरित्र प्रधान, घटना प्रधान एवं भावना प्रधान कथाएं प्रकाशित हुईं। चरित्र प्रधान का मतलब होता है ऐसी कथाएं थी जिसमें एक जो आपका चरित्र कैसा होना चाहिए मानव का उसके बारे में बताया गया था। उसमें चरित्र के ऊपर ही पूरा पूरा निर्भर था, उसमें चरित्र की ही प्रधानता थी। दूसरा होता है घटना प्रधान। घटना प्रधान का बोले तो एक ऐसी कथा होती है जिसमें जो कहानी की तरह लिखा जाएगा उसमें केवल जो आपकी घटनाएं होती हैं उन्हीं को प्रधान माना जाएगा। एक होती है भावना प्रधान, उसमें जो आपके भाव होंगे, मतलब जो कथा का सार होगा, भाव होगा, उसमें पूरा का पूरा वो भाव के ऊपर आधारित होगा, तो वहाँ पर क्या होता है? भावना प्रधान होते हैं। इस प्रकार की कथाएं इसमें प्रकाशित हुई थी। इस युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं उसमें से उनका नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इसके प्रमुख कहानीकार हैं। और सुदर्शन जी आदि का नाम उल्लेखनीय है। कभी कभी पूछ लिया जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आपके द्विवेदी युग के हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के उपन्यास साहित्य में तिलस्मी और चमत्कारी परंपराओं से हटकर मानव चरित्र की ओर उपन्यासकार प्रयत्नशील हुए और ऐतिहासिक, सामाजिक और जासूसी एवं भाव प्रधान सभी प्रकार के उपन्यास लिखे। कहने का मतलब है जो द्विवेदी युग के समय में उपन्यास लिखे गए थे वे आपके चमत्कारी परंपराओं से हट कर थे। मतलब उसमें विशेष चमत्कार का वर्णन नहीं किया गया कि भैया चमत्कार ऐसा वैसा कुछ नहीं, ज़्यादा ढोंग और ढकोसलाबाजी नहीं थी द्विवेदी युग में। किस प्रकार का था? तो उसमें ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, जासूसी की इन सब की भाव प्रधान थी। इस प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे जिसमें धार्मिक थे, पौराणिक थे, इतिहास से रिलेटेड थे, मतलब इतिहास से अपने संबंधित थे। तो ये रहा आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका द्विवेदी युग का।
मुझे आशा है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि द्विवेदी युग के जो प्रमुख आलोचक हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इनका नाम जान लेते हैं। आलोचक का मतलब वह होता है कि जो व्यक्ति किसी के बारे में पढ़े, उसके बाद उनकी अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयों को लिखकर बताए, तो वह एक प्रकार का आलोचक होता है, यानी वह आलोचना की तरह लिखता है, आलोचनाएं करता है किसी व्यक्ति की। तो आलोचना का मतलब बुराई बिल्कुल नहीं होता है। आलोचना का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए आपने, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक अच्छाई एक बुराई। किसी किसी को, मान लीजिए आपको हमारे अंदर अच्छाई दिखी तो आपने हमारे बारे में अच्छा लिखा, आपको हमारे बारे में बुराई लिखी, आपने हमारे बारे में बुराई भी लिखा। तो अगर आप हमारे बारे में दोनों लिख रहे हैं तो आप हमारे बारे में आलोचक हो। केवल आप बुराई ही करें तो आप आलोचक नहीं माने जाएंगे। क्लियर? ओके। फिर चलते हैं हम, हाँ इस तो पढ़ लेते हैं कि हमारे आलोचक कौन कौन हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, पहले तो यही हो गए आलोचक में। दूसरे हैं मिश्र बंधु जी। आपको बता दिया जाए कि मिश्र बंधु, आपको अभी बताया जाए कि रहने दिया जाए? चलो एक बार बता देते हैं। मिश्र बंधु ने एक अपना साहित्य इतिहास लिखा है। अब आप कक्षा 12 में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी आप 9th में हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, बस नाम याद रखिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मिश्र बंधु जी, और एक है श्याम सुंदर दास जी, सुधाकर द्विवेदी जी। इनमें से आप तीन का नाम तो जरूर याद रखिए। आलोचकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु जी। अब बात करते हैं कि निबंधकार। निबंधकार वे होते हैं जो कि निबंध लिखते थे। तो द्विवेदी युग में कौन कौन व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो निबंध लिखते थे? तो उसमें से सबसे पहले नाम आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, फिर आता है गोविंद नारायण मिश्र जी का, फिर माधव प्रसाद मिश्र जी, श्याम बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा। यहाँ पर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, पद्म सिंह शर्मा जी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तो इसमें रख दिया गया है निबंध के रूप में, निबंधकार के रूप में, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो मूल रूप से आपके शुक्ल युग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं द्विवेदी युग के जो उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार में कौन कौन हैं? तो उपन्यासकार में आपके देवकी नंदन खत्री हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, मथुरा प्रसाद शर्मा जी हैं, लज्जा राम शर्मा हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, राधिका रमण प्रसाद जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, इत्यादि लोग हैं। इनमें से आपको प्रमुख उपन्यास के रूप में दो लोग को याद करना है, एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को, एक आपके किशोरी लाल गोस्वामी जी और देवकी नंदन खत्री। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला। अगला आपका है क्या? कहानी। मीन्स इस द्विवेदी युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो कौन कौन से हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला, माधव प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी, वृंदावन लाल वर्मा जी, राधिका रमण प्रसाद सिंह जी, और प्रेमचंद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, मुंशी प्रेमचंद जी गुलेरी जी, और विशंभर नाथ शर्मा कौशिक साहब, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इत्यादि लोग हैं। यहाँ से आप इनका नाम जरूर याद कीजिए, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। कभी कभी पूछ लेता है कौशिक, कौशिक का पूरा नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। कभी कभी पूछता है हरिऔध जी का पूरा नाम, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब बात करते हैं कि द्विवेदी युग के जो नाटककार हैं, जो नाटक वगैरह लिखते थे, वो कौन कौन से हैं नाटककार में? नाटककार में आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा, कृष्ण प्रकाश सिंह पन्ना, इनका उपनाम क्या है? कृष्ण प्रकाश पन्ना, और जयशंकर प्रसाद जी, गंगा प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद, जीवनानंद शर्मा, इत्यादि लोग क्या हुए हैं? इस युग के कहानीकार हुए हैं। जीवनी लेखन कौन कौन किया है इस युग में? तो कार्तिक प्रसाद हैं, संपूर्णानंद इत्यादि लोग हैं। यात्रा वृत्तांत कौन कौन लिखा है? तो श्रीधर पाठक हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, देवी प्रसाद खत्ते हैं। तो वैसे मैं आपको थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ कैसे इतिहास पढ़ा जाता है। आप लोग ज़्यादा उधर टेंशन ना लीजिएगा, बस आप लोग जाने रहिए कि हाँ द्विवेदी युग में हमने इतने नामों को पढ़ा है, ताकि आपको पेपर में अगर इन नामों में से किसी को भी दे दिया जाए ताकि दिमाग में हाँ रहे कि हमने इन इन लोगों का नाम इस युग में पढ़ा है, बोले तो द्विवेदी युग में पढ़ा है।
और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आएगा ना, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं आप इतना ही पढ़िए बस। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो देखिएगा। आप इससे पहले पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद तीसरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा भैया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। ये इतना ही जो आपका बना है चार्ट, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ये महत्वपूर्ण इस पर्पज़ से है कि यहाँ पर जो रचनाएं हैं, इस तरफ वाला पोर्शन, ये रचनाएं जो ये सब लगी हैं, ये रचनाएं आपकी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग याद करिए कि इतने इतने कवि को तो आप कम से कम याद कर लीजिए ना कि ये द्विवेदी युग के इतने कवि हैं। सबसे पहले आपको याद करना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन? तो हरिऔध, इनका नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना के बारे में देखते हैं। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह इनका क्या है? महाकाव्य है। आपसे पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा इनकी रचना ही पूछी जाती है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। पद्म प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है वह है साकेत। यह भी आपका महाकाव्य है, महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वह है साकेत। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती है, पंचवटी, पंचवटी का तो आपके सिलेबस में भी कुछ हिस्सा लगा हुआ है, झंकार है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है और विष्णु प्रिया है। तीसरे पे हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी जी। कक्षा 10 में जब आप जाएंगे तो आपको राम नरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर मिलेगा पढ़ने को, स्वदेश प्रेम। और राम नरेश त्रिपाठी जी की जो रचनाएं लगी हैं वह है पथिक है, मानसी है, स्वप्न है और मिलन है। उसके पश्चात आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम से द्विवेदी युग चल रहा है, इनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज, अबला, विलाप। उसके बाद आते हैं आपके रामचरित उपाध्याय। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आप पढ़ लीजिए। रामचरित उपाध्याय जी की रचना है राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह। तीसरे नंबर पर आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रचना एक बार आप पढ़ लीजिए, वैसे वीडियो में बने हैं। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा और कादम्बिनी इत्यादि। इसमें से जो लास्ट वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं, इनकी रचना है उद्धव शतक। कक्षा 11 में जो बच्चे साहित्यिक हिंदी लेकर पढ़ेंगे उनको मिलेगा। उद्धव शतक है, गंगा अवतरण है, श्रृंगार लहरी है, हरिश्चंद्र हिंडोला है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, किनकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। तो इनमें से जो इतने प्रमुख कवि हैं, इसमें से आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन इम्पोर्टेंट है? एक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इन 5 लोगों को आप लिख करके एक बगल कॉपी में, मतलब कॉपी में आराम से लिखिए, और इनकी ये जो रचनाएं हैं इन सबको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको बहुत बेनिफिट होगा। लास्ट समय में जब आपका पेपर होगा तो एक बार आप रिवीजन करेंगे, हो जाएगा आपका रिवीजन। अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं डेप्थ में, और लास्ट में एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको केवल और केवल एक 1 शॉट के तरीके में, मतलब उसमें पूरा ही वीडियो एक वीडियो में बनाकर कंप्लीट कर देंगे। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं कि विशेषता, इसी को हम प्रवृत्ति भी कहते हैं, चाहे आप बोलिए विशेषताएं या आप बोलिए प्रवृत्तियां। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तुम देखते हैं द्विवेदी युग की क्या क्या विशेषताएं रहीं। तो द्विवेदी युग की जो पहली विशेषता है कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना है। अभी हमने पूरा पढ़ा था तो उसमें बार बार ये वर्णन आया है कि राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। तो पहली बात इसमें है राष्ट्रीयता की भावना है। दूसरा है कि नीति और आदर्श हैं। इसमें आपको जीवन जीने की कला, आपका नीति कैसा, नीति और आपके आदर्श कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आराम से वर्णन है। तो दूसरी इसकी विशेषता हुई कि नीति और आदर्श। तीसरा है हास्य व्यंग, इसमें हास्य का व्यंग भी किया है। चौथा है मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब होता है, जैसे
आप किसी की मदद कर रहे हैं एक मानव के रूप में, तो एक प्रकार से वह मानवतावाद हो जाता है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी मदद करें, किसी का आप उपहास ना उड़ाएं, तो वही आपका मानवतावाद होता है। कहते हैं ना, व्यक्ति के अंदर भी मानवता जीवित है, वही मानवतावाद है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, किसी को बुरा भला न कहें। नहीं, जैसे कुछ व्यक्ति की आदत से कोई अंधा है तो उसको जा रहे, ए अंधे इधर आ, तो इस प्रकार से उसका उपहास ना करें। कोई लंगड़ा व्यक्ति है, आप कहते हैं ए लंगड़े इधर आ, तो ये सब उपहास के पात्र हैं, आप इसको उपहास ना करें। अगर आप उनसे प्रेम से बोलेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे, आप मदद करेंगे, तो वही सब आपकी क्या है, मानवता है। कि ये एक इंसान इंसानियत के काम आता है, मतलब एक इंसान इंसान के काम आता है, उसी को इंसानियत कहते हैं, उसी को हम मानवता भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया मानवता क्या है। अब अगला 5वें नंबर पर है काव्य विषय क्षेत्र का विस्तार, यानी कि इसमें अपने काव्य के जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, उसका विस्तार करके उसको बढ़ाया गया, फैलाया गया। अगला है इसमें भाषा संस्कार है। क्या है, भाषा संस्कार है, यानी इसमें भाषा में संस्कार दिया गया, यानी भाषा की अच्छे से पकड़ है इसमें, और भाषा को अच्छे से इसमें परिमार्जित किया गया है, इसमें संस्कार से युक्त किया गया है। जिसकी जो अगली विशेषता है वो भाषा संस्कार है। 7वें नंबर पर है काव्य रूप की विविधता। इसमें काव्य का जो रूप है उसकी विविधता इसमें भी आपको देखने को मिलती है। 8वें नंबर पर है श्रृंगार की जगह पर आदर्शवादिता का उपयोग है, यानी इसमें श्रृंगार कम है, आदर्शवादिता है, यानी इसमें आदर्श धर्म के बारे में बताया गया है। धर्म क्या, आदर्श के बारे में आपको बताया गया है। आदर्श का मतलब अगर आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करें, जैसे मानवता है वैसे प्रकार से आदर्श भी होता है कि आप किसी को अपना आदर्श मान रहे हैं। जैसे आपके गुरुजी हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आपको, आपको उनके संस्कार अच्छे हैं, तो आप कहते हैं गुरुजी आप हमारे आदर्श हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम आपको अपना आदर्श मानते हैं। तो उसमें आदर्शवादिता एक प्रकार से होती है। तो श्रृंगार के स्थान पे आदर्शवादिता का इसमें प्रयोग किया गया है। 9वें नंबर पर है कि इसमें नारी का उत्थान है। उत्थान का क्या मतलब है, आपको बता दें कि उत्थान का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ना, यानी कि उन्नति करना। ठीक है, इंक्रीज, इंग्लिश में बोले तो इंक्रीज। इसमें नारी का उत्थान है, यानी कि नारी को आगे बढ़ाने का प्रयास इसमें किया गया है। तो 9वें नंबर पर विशेषता है नारी का उत्थान। अगला है आपका इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता या फिर आख्यान की प्रधानता। आख्यान या फिर व्याख्यान दोनों एक ही बात है, इसकी प्रधानता। तो इस युग में आपको ये 10 प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर, तो ये आपकी 10 प्रवृत्तियां इस युग की हो गई। 10 ये प्रवृत्तियां हैं जो इस युग की हैं। तो इस प्रकार से आपका द्विवेदी युग पूरा संपन्न होता है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, चौथी क्लास में। आज से हमारा जो हिंदी गद्य का साहित्य है वह संपन्न होता है। कक्षा 9 में जो आपके 2 युग लगे थे गद्य साहित्य में, कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, का इतिहास, इतिहास, जिसमें आपका 2 युग था। पहला था भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, दूसरा आपका है द्विवेदी युग। तो हमने भारतेंदु युग भी पढ़ लिया, द्विवेदी युग भी पढ़ लिया। अब हम कल हम लेंगे इसमें चौथा लेक्चर। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आप तीनों लेक्चर को देखिए, प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट को आराम से देखते हुए अपने नोट्स बनाते चलें। कल हमारी क्लास होगी चौथी क्लास। चौथी क्लास में हम कल से स्टार्ट करेंगे हिंदी पद्य साहित्य। हिंदी पद्य साहित्य। हिंदी पद्य साहित्य में भी आपके 2 टॉपिक हैं। कौन कौन है? पहला आपका है आदिकाल। कौन सा काल है? तो आदिकाल है। दूसरा आपका है भक्ति काल। आदिकाल और भक्ति काल। तो इन दोनों टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। आदिकाल को हम चौथे लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, 5वें लेक्चर में भक्ति काल को कंप्लीट कर देंगे, तो आपका जो पूरा इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम दोनों पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न लाएंगे। अभी एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो क्लास है ये थ्योरी की क्लास है। थ्योरी की क्लास मतलब जब आप इसको जाने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी आप बहुविकल्पीय प्रश्न कर पाएंगे। इसी में से मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को छांटूंगा। और PYQ, PYQ, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को कहते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको भी हम आपके लिए
लेकर आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया मैंने, भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, वहाँ से लाएंगे। फिर हम 50 क्वेश्चन लाएंगे जो आपका आदिकाल भक्तिकाल अगले 2 वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, चौथी और 5वीं क्लास में। तो आप लोग हमारे साथ अब मतलब बने रहें चैनल पर और अपनी पढ़ाई जारी करें। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए हमारी तरफ से हंसने वाली इमोजी। अभी क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं, आराम से ऐसे बढ़िया से भैया स्माइल करते हुए पढ़ते हुए मस्त से चलना है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।